भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन हमारी अदालतों में आज 5.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित पड़े हैं। एक आम आदमी को न्याय मिलने में कई साल लग जाते हैं। क्या इस समस्या का हल अदालतों के बाहर भी निकल सकता है? क्या वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड निगोसिएशन और लोक अदालतें हमारे 5 करोड़ से ज़्यादा लंबित मुकदमों को कम कर सकते हैं? क्या भारत एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एडीआर केंद्र बन सकता है? इसी मुद्दे पर आज हमारे विशेषज्ञ पैनल से चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है फॉर्मर जस्टिस आदित्य मित्तल, फॉर्मर जस्टिस रविंद्र सिंह, फॉर्मर जस्टिस सुबोध शाह, सीनियर मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर एजे जवाद, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एडवोकेट संजय बंसल, एडवोकेट राघव सेठ, आईपीएस अनिल प्रथम सर। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एडवोकेट दीपिका। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। क्या एडीआर वास्तव में भारत के 5 करोड़ से अधिक मुकदमों के बैकलॉग को हल कर सकता है? क्या मुकदमेबाजी से पहले मीडिएशन अनिवार्य होना चाहिए? क्या व्यवसायियों को भारत में एडीआर पर भरोसा है? क्या प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन विवाद समाधान न्याय वितरण को बदल सकता है? लोक अदालत और मीडिएशन से कितने मुकदमे पहले से ही सुलझ रहे हैं? आम आदमी को एडीआर के बारे में कैसे जागरूक करें? मीडिया और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? भारत सिंगापुर और लंदन जैसे आर्बिट्रेशन केंद्रों से कैसे मुकाबला कर सकता है? तो मैं पहला सवाल संजय जी आपके साथ करना चाहूँगी। एडीआर सुन के आज भारत में अगर एडीआर की बात की जाए तो लोगों को कितना विश्वास है और कितनी नॉलेज है अबाउट एडीआर? तो मैं आपसे इस सवाल पर आना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत ही मौजू टॉपिक आप लोगों ने लिया है आज। एडीआर जो है एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं। बेसिकली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लिटिगेशन का, सिर्फ एक जुडिशल सिस्टम के ऊपर लोड कम करने के लिए ये जो है एक कानूनी जामा जो है 1996 में जो है आर्बिट्रेशन एक्ट के थ्रू जो है पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके बारे में जागरूकता का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि जहाँ तक सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो बड़ी कंपनीज़ के एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मीडिएशन प्लस आर्बिट्रेशन की प्रोविजंस रहती ही हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो है बाकायदा परफॉर्मेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कि आर्बिट्रेशन के क्लॉजेज कंपलसरी हैं। और जहाँ तक आम जनता का सवाल है, मुझे लगता है अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसमें शायद अभी उतना काम नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो सेकंड रंग और थर्ड रंग जो केसेस हैं दीवानी अदालतों में, जिनको कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस एडीआर के माध्यम से। छोटे जो व्यावसायिक जो मुकदमे हैं जिनको हम इसको सुलझा सकते हैं एडीआर के माध्यम से, वो शायद अभी बहुत उसके ऊपर काम होना बाकी है। थैंक यू वेरी मच। सो फॉर्मर जस्टिस आदित्य मित्तल जी से मेरा सवाल है, सर एडीआर हमारे भारत में एडीआर अभी इवॉल्व हुआ है, पहले से था? थोड़ा सा हिस्टोरिकल आपसे हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। ओवर टू यू सर। देखिए, एडीआर हमारे देश में, भारत देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले पंचायतों के माध्यम से और शहरों में या गांवों में, देहातों में चौधरी लोग हुआ करते थे और वो चौधरी उन विवादों का निपटारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत के माध्यम से करते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में मीडिएशन एक्ट 2023 पारित करके इसको एक कानूनी जामा पहना दिया है। और श्री संजय बंसल जी ने ठीक कहा कि 1996 में आर्बिट्रेशन एक्ट लाया गया, परंतु इससे पहले भी 1942 में भी आर्बिट्रेशन एक्ट था। परंतु अब चूंकि हम लोग कंप्यूटर एरा में जी रहे हैं, हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो उसी हिसाब से उसमें 1996 वाले एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको लाया गया। और मेरा ये मानना है कि जो भी एडीआर के प्रोसेस हैं, चाहे वो कॉन्सुलेशन हो, चाहे वो मीडिएशन हो और चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, निश्चित रूप से ये कम खर्चीले हैं
और कम समय में त्वरित निस्तारण हो जाता है। और इसके अलावा जो कम्बरसम प्रोसीजर है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो प्रोसीजर पूरी तरह लागू नहीं होता है और ये आर्बिट्रेटर का विकल्प होता है कि वो अपना प्रोसीजर भी चुन सके। तो सिविल प्रोसीजर कोड में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही तमाम प्रकार के क्वेश्चनर हैं, रिप्लाई है, बहुत से और प्रोविजंस हैं, उनका सहारा लेकर के उसको विवाद को विलंबित किया जाता है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि दोनों पक्ष, जो भी लिटिगेशन में दोनों पक्ष हैं, वो जानते हैं कि सत्य क्या है। ये तो न्यायाधीश है जिसका कि ट्रायल हो रहा है, और जो पक्ष ये जानता है कि वो सत्य नहीं है, वो निश्चित रूप से उस मुकदमे को विलंबित करने का और इधर उधर का दांव पेच खेलने का प्रयास करता है। इसके अलावा हमारे कानून में अभी भी, जो मैं कमी ही कहूँगा, कि इतने ज़्यादा सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोविजंस हैं कि उनमें अगर कोई मुकदमे को लटकाना चाहे तो वो 100 साल तक लटका सकता है, 100 साल तक लटका सकता है, और लटकते हैं मुकदमे। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ अपील के इतने ज़्यादा स्टेप्स दे दिए गए हैं कि पहले ट्रायल कोर्ट का जजमेंट तो होता है, ट्रायल कोर्ट के बाद अपील होती है, अपील के बाद सेकंड अपील होती है, उसके बीच में दसियों कोई भी अगर स्पीकिंग ऑर्डर है उसके खिलाफ रिवीजन दायर हो सकता है, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट में 226 में रिट फाइल होती है, रिट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में फिर रिट फाइल होती है। तो लिटिगेशन का कोई एंड, अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो वो उस लिटिगेशन को किसी भी स्टेज तक ले जा सकता है, और इसकी तुलना में जो आर्बिट्रेशन है या मीडिएशन है उसमें तुलनात्मक रूप से कम कोर्ट फीस है, तुलनात्मक रूप से कोई विशिष्ट प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, और ये व्यवस्था है आर्बिट्रेशन एक्ट में कि प्लीडिंग्स पूरी होने के 1 साल के अंदर अवार्ड देना होगा। अगर अवार्ड नहीं दिया जाता है तो पार्टीज की सहमति से उस पीरियड को 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, परंतु उस 6 महीने के बाद फिर हाई कोर्ट से ही उस में अवार्ड को देने की आगे एक्सटेंशन हो सकता है। तो निश्चित रूप से एडीआर का जो प्रोसेस है, और देखिए हमारे हिंदुस्तान में और हमारे कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बारे में काफ़ी चिंतित हैं, और उन्होंने अपने यहाँ भी मीडिएशन सेंटर खोले हुए हैं, और कुछ मामले तो ऐसे हैं कि जिनमें इन्वेरिएबली मीडिएशन होता ही होता है। जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, आपका डाइवोर्स का केस हुआ, आपका मेंटेनेंस का केस हुआ, आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, और भी जो केसेस हैं उनमें इन्वेरिएबली ये जजेस की ड्यूटी है कि वो ट्रायल या सुनवाई शुरू करने से पहले दोनों पक्षों को मीडिएशन सेंटर भेजें, मीडिएशन सेंटर में वो अपनी बात कहें। और सबसे अच्छी बात मीडिएशन और काउंसलेशन में ये है कि जो भी मीडिएटर हैं, मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ मीडिएटर्स बैठे हुए हैं यहाँ, मैंने कहा, तो जो भी मीडिएटर है वो अपना ओपिनियन नहीं थोपेगा, वो दोनों पक्षों को केवल कानूनी स्थिति बताएगा, और अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाता है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो मीडिएशन सक्सेसफुल हुआ है वो मेंशन करके कोर्ट के सामने भेज देगा। और अगर मान लीजिए किसी पार्टी की ईगो की वजह से या किसी पार्टी की जिद की वजह से वो मीडिएशन फेल हो जाता है, तो उसमें जो मीडिएटर है वो उसके कोई रीजंस नहीं लिखेगा, वो केवल और केवल इतना लिख देगा कि मीडिएशन फेल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य मित्तल जी आपका। आते हैं आपके पास वापस हम अभी हम जाएंगे जस्टिस रविंदर सिंह जी के पास। सर आप हमें बताइए कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो बहुत, जैसे कि अभी सर आदित्य मित्तल जी ने बताया कि लॉन्ग हिस्ट्री है हमारी एडीआर की, तो आप जैसे जुडिशरी में रहे, कितने केसेस पेंडिंग हैं एक जज के ऊपर? 5.5 करोड़ का हमारे पास पूरा फिगर है कि केसेस पेंडिंग है अभी भी। तो आप थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करिए कि अगर एडीआर इवॉल्व होता है और इवॉल्व होता है तो कैसे इसके अंदर हम एक सपोर्ट कर सकते हैं टू सेटलिंग डाउन द केसेस। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी ऑनरेबल जस्टिस ए एन मित्तल साहब ने प्रकाश डाला एडीआर पर, छोटा भाई, कि ये हमारी प्राचीन परंपरा थी जिसको संविधान बनाते समय लगता हम लोग चूक गए।
अब धीरे धीरे उसका ज्ञान हुआ, आभास हुआ, परिस्थितियां जब सामने आई तब हम उसको लीगल जामा दे रहे हैं। आज की स्थिति यह है 1122 हाई कोर्ट जजेस के सैंक्शन पोस्ट हैं, उसमें 30% जजेस खाली हैं और 25,886 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हैं, इंक्लूडिंग सिविल जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जजेस। उसमें 4,855 पोस्ट खाली है। रेगुलर कोर्ट हमारी जो 4 टायर सिस्टम है, सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अगर इस पर हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होता शुरू से तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती। दिक्कत हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ दिक्कत है जुडिशरी को लास्ट में बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। लगता है ऐसा है कि ये जो थर्ड पिलर है वो लास्ट का ही रखा गया है। पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ जजेस की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 21 या 22 जज पर मिलियन है। दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा संख्या है। इवन द आपका चाइना, जहाँ आपकी पॉपुलेशन बराबर है, वहाँ पर मिलियन 300-320 जजेस की है पर मिलियन पर, उनकी संख्या जो आप पे बराबर आबादी के हैं। हमारे यहाँ 22 पे है। अब एक जज के पास करीब करीब 45,000 से ज़्यादा केसेस पड़ते हैं उसके हिस्से में। अगर कैलकुलेशन करते हैं गूगल के हिसाब से तो 45,000 से ज़्यादा पड़ते हैं। कैसे तय हो जाएंगे आप बताइए हमें आप। और ये संख्या दिनों दिन बढ़ेगी। जैसे हमारे देश की जागरूकता बढ़ेगी, संवैधानिक ज्ञान की वृद्धि होगी या जानकारी होगी, वैसे वैसे लिटिगेशन बढ़ेगा। अब हमारे पास जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में हमारे यहाँ मर्डर का या जो कन्विक्शन होके आता सेशन कोर्ट से, वो अपीलें सुनी जा रही। कब निर्णय होगा, कितने लोग उसमें जिंदा रहेंगे, कितने मर गए हैं, ये तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं क्या हो रहा है अदालत में। ऐसी स्थिति में ओवरबर्डन इसको कम करने के लिए एडीआर इज द बेस्ट प्रोसेस, ये विकल्प निकाला गया और इसको पार्लियामेंट ने भी अब उसको अपना कानूनी रूप दिया जो पहले नहीं दिया गया था। चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, मीडिएशन हो, कंसिलेशन हो, ट्रिब्यूनल्स का सेटअप हो, लोक अदालत हो, कंज्यूमर फोरम हो, रेरा हो, डीआरटी हो, एनसीएलटी हो, ये जितने आपके फोरम हैं एडीआर के विकल्प हैं, ये मजबूरी में ये सब तैयार किए गए जब रेगुलर सिस्टम आपका करीब करीब कोलैप्स कर गया। जस्टिस अगर डिलेड है तो माना जाता है डिनाइड है। अब ये जो बाकी हमारे फोरम हैं ये भी ओवर क्राउडेड है। ऐसा नहीं है कि दे आर सक्सेसफुली रनिंग, ये भी ओवर क्राउडेड है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास जो गवर्नमेंट से हम फिर कहेंगे और हम सबको कहना चाहिए, गवर्नमेंट को स्वयं भी सोचना चाहिए कि आपने जब से संविधान बना तब से आपने पर्याप्त संख्या जजेस की क्यों नहीं दी? आप पर मिलियन 22 जजेस क्यों दे रहे हैं? राइट। अगर ये प्रॉब्लम तो आपने स्वयं क्रिएट कर दी है और ये आप सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे। आप ग्राम पंचायत का आपने लीगल फोरम दिया, ग्राम पंचायतें तैयार हो रही हैं। जो मिस्टर मित्तल ने, जस्टिस मित्तल ने कहा कि हमारे आदिकाल से चली आ रही पंचायत सिस्टम, अब आप उसको ग्राम पंचायतों को स्टैब्लिश कर रहे हैं लीगल रूप से। तो आपकी मजबूरी क्या है? मजबूरी है उन ग्राम पंचायतों में सारे मुकदमे तय नहीं हो सकते, पारिवारिक मुकदमे तय हो सकते हैं, छोटे छोटे मुकदमे जिनमें पेनल्टी है, थोड़ा सेंटेंस है, वो तय हो सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक डिस्प्यूट हैं जो छोटे मोटे वो तय हो सकते हैं, बड़े डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन वगैरह में आएंगे। अल्टीमेटली जो बड़े मुकदमे उनका तय कैसे होंगे? मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, न तो ये किसी एडीआर से तय होंगे, न ग्राम पंचायत से तय होंगे, न इनका कोई विकल्प है, ये रेगुलर कोर्ट से ही तय होंगे। बिल्कुल, आप अगर ठीक कह रेगुलर रहे हैं कोर्ट तय होंगे तो यू हैव टू थिंक ओवर कि रेगुलर कोर्स को हम क्यों नहीं पूरा करें। ये किस खुशी में 30% हाई कोर्ट जजेस खाली हैं, किस खुशी में लोअर कोर्ट के 5,000 जजेस खाली है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है।
दिस प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड सो दैट जुडिशरी को बदनाम किया जाए कि जुडिशरी काम नहीं कर पा रही है, लॉयर्स को बदनाम किया जाए, लॉयर्स के रोज क्लाइंट से झगड़ा होता है, वो ये समझ ही नहीं पाता है कि सिस्टम की वजह से डिले हो रहा है, वो अपना रविंद्र सिंह जी, आपके पास हम वापस आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस सुबोध शाह सर के लिए। सर, लोक अदालत और मीडिएशन में कितने मुकदमे पहले रिजॉल्व हुए हैं और आपको क्या लगता है कि आगे मीडिएशन के थ्रू क्या डेवलपमेंट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिमोनियल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल मैटर्स? आपसे जानना चाहेंगे सर। आपने सही कहा। अभी 2023 में मीडिएशन एक्ट में एक बदलाव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ क्यों इतने ज्यादा केसेस है, क्योंकि यहाँ लिटिगेशन एक्चुअली बहुत सस्ता है, कोर्ट फीस कम है, एडवोकेट्स भले 10 या 20% एडवोकेट्स आर वेल्दी, बट मेजोरिटी एडवोकेट्स आर वर्किंग फॉर वेरी लेस फीस, एंड बाय इंक्रीज ऑफ नॉलेज or information, transportation and communication, the cases are increasing in court. But yes, जो आपने का पूछा है वो यही है कि फ्यूचर में मीडिएशन एक्ट के अमेंडमेंट की वजह से, जिसमें अब मीडिएशन के पास जो कॉम्प्रोमाइज होगा, उसको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में मीडिएटर विल एंडोर्स इट एज अ सेटलमेंट बिफोर मीडिएटर एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। सो उसको डायरेक्ट जैसे आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट हो सकता है, इसी तरह ये जो सेटलमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो फ्यूचर में मीडिएशन से ज्यादा बदलाव आएगा, लोगों का कोर्टों पे दबाव कम रहेगा, लोगों को सेटलमेंट करने में आसानी रहेगी। एक लास्ट बात मैं ये बताऊंगा कि ये होता क्यों है, कि जनरली क्या होता है कि लेमैन अगर सेटलमेंट करता है ना, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो इलीगल टर्म्स अंदर आ जाती है, आइदर इट इज इलीगल और विच यू कैन से वॉइडेबल और वॉइड एब इनिशियो, ऐसी टर्म्स आ जाती है, और कहीं फ्रॉडुलेंट टर्म्स आ जाती है। कोई अपना कॉम्प्रोमाइज करके अपनी कोई प्रॉपर्टी सामने देने की कंफर्मेशन देता है, जबकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन के टाइम में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है ही नहीं। तो ऐसे जो किस्से हैं वो ये नए मीडिएशन एक्ट के थ्रू, अगर मीडिएटर के पास सेटलमेंट अप्रूव होता है, वहां मीडिएटर चेक करेगा कि ये सेटलमेंट प्रॉपर लीगल है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो आफ्टर एग्रीमेंट जो कोर्टों में जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ दैट एग्रीमेंट, वो बहुत कम हो जाएगा। सेटलमेंट बिफोर मीडिएटर वुड बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली एज अ डिक्री। तो उससे फ्यूचर में बहुत मीडिएशन से और आर्बिट्रेशन से बहुत फायदा होगा और स्पीड भी आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम एजे जवाद सर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सर, मुझे जहाँ तक अभी समझ में आया, दो चीज़ें हैं, एक है हमारा लिटिगेशन, एक है हमारा एडीआर। दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, विवाद हुआ, लोग कोर्ट की तरफ भागते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कोर्ट में अगर गए, उससे पहले अभी प्री लिटिगेशन मीडिएशन एक कॉन्सेप्ट अभी इन्फ्यूज़ किया गया है, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करके बताइए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे फ्यूचर में हमारे केसेस को लोअर डाउन करने में हेल्प कर सकता है। ओवर टू यू सर। बहुत धन्यवाद दीपिका जी, नमस्कार सबको। देखिए, अभी ये जो हम एडीआर जिसको कहते हैं ना, तो एक हम उसको गलत तरीके से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मेरा ये मानना है कि उसको हम ऑल्टरनेट कहना छोड़ दें और एप्रोप्रिएट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहना शुरू करें। यानी कि मतलब जो तरीका उचित है जिस विवाद के लिए, उस तरीके को हम इख्तियार करें। तो वो सही, मेरे ख्याल से उसका सही एप्लीकेशन हम तभी जो है हम समझ पाएंगे उसको। अभी देखिए, जब दो लोगों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो विवाद किस लिए होता है? कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो ये विवाद जो होता है, ये अब उनके पास क्या रास्ता है? अभी क्या है, रास्ता एक ही है कि हम कोर्ट को जाएं। अभी दो भाइयों के बीच में अगर समझो कि पार्टीशन का डिस्प्यूट है, एक एम्प्लॉयर एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, तो एक ही रास्ता लगता है कि हम या तो आर्बिट्रेशन को जाएं या कोर्ट को जाएं। लेकिन मीडिएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें जो है हम थोड़ी देर के लिए कानून को जो है बाजू रख देते हैं। ओके, उसके बाद हम बातचीत करते हैं कि भाई तुम्हारे बीच में क्या
विवाद है, किस तरीके से तुम्हारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, और ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा, इसका हल कैसे निकाले। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होता है। अभी आप अगर जो भी आप आर्बिट्रेशन कहे या लिटिगेशन कहे, ये इसको एडजुडिकेटरी प्रोसेस कहते हैं, जिसमें या तो जज या तो आर्बिट्रेटर जो है वो फैसला करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन अक्सर विवादों में सही गलत का फैसला करने के बजाय अगर हम ये सोचें कि किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है लोगों में और इसको किस तरीके से सुलझाया जाए, तो उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम का हम हल ढूंढें। ये नहीं कि हम फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है, और उसको जो इंसानों के जो लोगों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो हर चीज को हम कानून के दायरे में लेके आ नहीं सकते। कानून में लेके आके हम फिट नहीं कर सकते उसको। कई सारे ऐसे चीजें, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं जो बातचीत करके सुलझाए जा सकते हैं। तो किस लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर समझो कि अगर ये ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप और मेरे बीच में अगर कोई विवाद आ गया तो हम दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा होता है ना, हम एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हम। तो तब क्या होता है कि हम अगर डायरेक्ट बैठ के बात करें तो एक दूसरे को हम चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम गलती बताने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एक न्यूट्रल मीडिएटर को, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, मीडिएटर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ट्रेंड मीडिएटर जब बैठते हैं बीच में तो वो जो है दूसरों के यानी कि दोनों से बात करते हैं, दोनों का प्रॉब्लम सुनते हैं और कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, किस तरीके से हुई है, इसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये गलतफहमी है इंडिया में कि ये इसको सिर्फ प्रो बोनो है, यानी कि फ्री ही किया जा सकता है और इसको छोटे छोटे जो विवाद है उसी को ये लागू होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास जजेस की तादाद कम है, जज पॉपुलेशन रेशियो, हाँ 11 जजेस हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन को, शायद अब बढ़ गया है। जस्टिस रविंद्र साहब ने बताया कि 22 हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो 150 जज हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख के पॉपुलेशन के लिए 150 जज है। लेकिन फिर भी वहां पे मीडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। और मीडिएशन सिर्फ पति पत्नी या भाई बहन के झगड़े को नहीं, बल्कि बड़े बड़े कमर्शियल डिस्प्यूट्स जिसमें करोड़ों रुपए का जो इन्वॉल्व होते हैं, वैसे डिस्प्यूट्स में भी जो है मीडिएशन किया जाता है। क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स में, यानी कि अगर समझो कि इंडियन कंपनी कोई सिंगापुर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट आ गया, उसमें भी मीडिएशन किया जा सकता है। और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये मीडिएशन करवाती हैं। जैसे कि अभी जहां मैं बैठा हूँ, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर है हैदराबाद में। हम यहाँ पे मीडिएशन भी करवाते हैं, आर्बिट्रेशन भी करवाते हैं। और बड़े जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए जो है हम आब मेड आब का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन से शुरू होता है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को फॉर्म किया जाता है, फिर वो डिस्प्यूट को जो है मीडिएशन के लिए रेफर किया जाता है। मीडिएशन में अगर कोई सुझाव निकल गया तो उसको आर्बिट्रेटर के पास लाके एक अवार्ड के तौर पर हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल क्लैरिफिकेशन। सो अब हम आएंगे अनिल प्रथम सर के पास। सर, एडीआर 5 करोड़ मुद्दे कहा जाता है कि अभी पेंडिंग है, बैकलॉग है अभी। आपको क्या लगता है एडीआर से ये सब रिजॉल्व हो सकता है? अगर एडीआर को इन्फ्यूज़ किया जाए या प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो ये 5 करोड़ का जो नंबर है ये कहीं ना कहीं कम होगा? ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका दिया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एडीआर, जिसको जवाद साहब ने कहा कि उसको हम अल्टरनेटिव हटा देना चाहिए, मैं उस बात से भी सहमत हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैटर कोर्ट में आते हैं और अभी हमें 5.5 करोड़ का बैकलॉग दिखाते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल इश्यूज इससे ज़्यादा हैं। एज ए पुलिसमैन हमने ये देखा है, बहुत सारे केसेज हमारे पास आते हैं और वो सिर्फ इसलिए कि उनको यकीन नहीं है कि उनको न्याय मिलेगा या न्याय टाइमली मिलेगा, वो उसको नहीं करते हैं और पुलिस के तरीके से या कुछ दूसरे कोर्ट या एडीआर के अलावा
आपसी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उससे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि एडीआर बहुत ज़रूरी है। साथ में ही मेरा ये कहना है कि रिटायरमेंट के बाद जैसे मैंने सिटीजन सेतु शुरू किया, तो इसमें जो मैंने स्टडी की मैंने ये पाया कि हमारे जो बहुत से इश्यूज हैं वो इशू इसलिए कोर्ट में जा रहे हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो निर्णय सही समय पे नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे भी वो इशू बनता है, लीगल इशू बनता है और कोर्ट में जाता है। तो अगर हम निर्णय गवर्नमेंट के अंदर या प्राइवेट संस्थाओं के अंदर या एनजीओ के अंदर जल्दी से ले लेंगे और अगर पुलिस भी इन समस्याओं को जल्दी से हैंडल कर सकती है तो मुझे लगता है कि ये संख्या कम होगी। और अगर एक बार जब संख्या कोर्ट में पहुंच चुकी है तो मुझे लगता है कि एडीआर और दूसरे तरीके से इनको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है और तभी पब्लिक को या सिटीजन को न्याय मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर एडवोकेट डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी से। सर, एक आम आदमी को एडीआर के बारे में कैसे जागरूक करें जब हमें पता है कि ये मैकेनिज्म हमारा कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी के जितने केसेस पेंडिंग हैं उनको रिजॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है, तो एक आम आदमी तक हम ये बात पहुंचाएं कैसे, आपसे पूछना दीपिका जी, मैं थोड़ा सा मेरे जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट है जवाद साहब से और अनिल जी से। आपने कहा कि जो ऑल्टरनेटिव वर्ड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, इसको ऑल्टरनेट को हटा दिया जाए जी। हट इसलिए नहीं सकता क्योंकि जब आप मीडिएशन या आर्बिट्रेशन में जाते हैं अल्टीमेटली जो अवार्ड पास होता है वो भी चैलेंजेबल होता है। अवार्ड जब पास हो गया तो मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, करता हूँ, अल्टीमेटली वो लोग हाई कोर्ट में अप्रोच करते ही हैं उस पर्टिकुलर अवार्ड को चैलेंज करने में। तो जो एडीआर है ये बेसिकली यहीं तक रहे मेरे हिसाब से, ये ऑल्टरनेटिव रहे, क्योंकि जो भी अवार्ड इन्होंने पास किया हो सकता है कुछ केसेस में आपको सफलता मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम जो बड़े केसेस हैं और जो खास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो, या आप अदरवाइज जो बड़े मैटर्स हैं उनको लेकर अगर बात करें तो ये फाइनली दे लैंड इनटू द हाई कोर्ट्स। अल्टीमेटली फिर वही उसी सब चीज़ों को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना हाई कोर्ट के पास आता है, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट एंड सो फोर्थ। राइट। जहाँ तक बात ये है कि इसको हम ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं तो बड़ा प्रिसाइजली, बड़ा लिमिटेड उसमें कर सकते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, आप उसमें काउंसिल कर दें, उनको बिठा के करा दें, बच्चे की कस्टडी की बात है, या मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस हैं, चोट लग गई, आपस में दोनों की अलग अलग बातें सुन ली और आपने एक अपना व्यू दे दिया, वहां तक तो बात है ठीक। लेकिन जहां पर बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जहां पर अमाउंट बड़े हो जाएंगे, बड़ी कंपनीज का हो जाता है, क्योंकि जब बड़ी कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है तो इसके अंदर खाली इकोनॉमी या फाइनेंसेस ही नहीं होते, उसके अलावा उनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है। राइट। किसी एक पर्टिकुलर जजमेंट के कारण से एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के भी आप देखेंगे रेट्स में दिन रात में फर्क आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक HDFC का केस किया, मैं उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन जैसे ही उसके MD के खिलाफ FIR लॉन्च हुई तो एकदम ऐसा हुआ कि सारा सिस्टम हिल गया। वही लोग जो कल तक मेरे क्लाइंट से बात करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली जो आपको, क्योंकि जब कोई आम आदमी ADR में नहीं जाएगा, छोटे मोटे केसेस है उसमें जाएगा नहीं, क्योंकि ADR में भी अगर आप आर्बिट्रेशन की इन पर्टिकुलर बात करें तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आर्बिट्रेटर को भी आपको फीस देनी है। तो जब आपको इधर, और उसमें भी आप तो कंटेस्ट करेंगे नहीं, आपको एडवोकेट्स अपने साथ रखने पड़ेंगे। राइट। तो एडवोकेट्स की जो फीस है मेरे हिसाब से वो आप उस, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन एक नया इशू हो गया, तो आर्बिट्रेशन की जो फीस होगी वो आर्बिट्रेटर की भी होगी, साथ ही साथ एडवोकेट जिनको एंगेज करेंगे उनकी भी होगी। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा हाई कोर्ट का। जब आप नेक्स्ट हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर आपको वही एडवोकेट्स को तो इसमें जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर जो छोटे डिस्प्यूट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स ऐसे हैं
जो थोड़ी बहुत इंटरवेंशन से या थोड़ा बहुत समझाने से या थोड़ा बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज है उसको हटाने से अगर वहां तक हो तो मैं समझ सकता हूँ। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में भी आप अब देखिए, जैसे मोटर एक्सीडेंट का भी आप एग्जांपल ले लेंगे। मोटर एक्सीडेंट में भी अगर कोई ऐसे आदमी की मृत्यु मोटर एक्सीडेंट में हो गई जिसकी सैलरी काफी अच्छी थी, जो वेल प्लेस था, उसकी आयु भी एवरेज थी, तो जब आप वो फॉर्मूला मोटर एक्सीडेंट का कैलकुलेट मैं करते हैं तो वापस आपके अमाउंट पास आऊंगी इसके लिए, इस केस के लिए। बस अभी हम पहला एक लास्ट क्वेश्चन राघव जी से लेना चाहेंगे। राघव जी, आपको क्या लगता है कि मीडिया या सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए एडीआर को बढ़ावा देने के लिए? क्या आपके विचार हैं इसके बारे में? जी, मेरे हिसाब से एडीआर अभी तक जितने भी, जैसे अभी तक बात हुई कमर्शियल डिस्प्यूट्स और जहाँ पे अमाउंट बड़ा था या कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, वहाँ पे लोगों को जानकारी है, जो बिजनेस ज़्यादा करते हैं उनको उसकी जानकारी है। बट एडीआर कैन गो बियॉन्ड दैट। एडीआर हमारे हिसाब से, अगर हमें सही में बैकलॉग कम करना है, अगर हम चाहते हैं कि सही में हमारा कोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो, तो एडीआर सिर्फ कुछ 1 या 2% ऑफ केसेस तक सीमित नहीं रह सकता। इट हैज़ टू गो टू द मासेस। उसमें मेरे को ये बिल्कुल लगता है कि मीडिया और सरकार दोनों की एक साझेदारी में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सरकार ने बहुत सारे पिछले 5-10 साल में लॉज में चेंजेस किए हैं जिसके बेसिस पे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन को सपोर्ट दिया गया है कि अब मीडिएशन के ज़रिए अगर कोई सुलह होती है तो वो बाइंडिंग है। अगर जो मीडिएशन एक्ट आया है वो जब एक बार ये प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो बाइंडिंग है, वो एक कोर्ट की डिसीजन की तरह देखा जाएगा। ये अगर लोगों को इसका आइडिया अच्छे से बताया जाए, पता चले, तो उसके बाद फिर लोग भी, ये एक ज़रिया होगा जो लोग कोशिश करेंगे अपनाने की, सो दैट उनका डिस्प्यूट सालों साल कोर्ट में ना रहे और वो एक, अगर कोई डिस्प्यूट विवाद है, उसका अंत कर सकें। Thank you very much. Thank you very much, each one of you, to be a panelist in this particular discussion, which is the ADR debate. Thank you very much.